हेलो नमस्कार। मेरा नाम अनिल सक्करवाल और मैं गवर्नमेंट स्कूल बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे फिजिक्स के सिलेबस में कक्षा 11 का जो परिवर्तित सिलेबस है उसके बारे में। कक्षा 11 में क्या पार्ट हटाया गया है उसकी बात करेंगे, तो बाकी कौन सा पार्ट पढ़ना है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप बुक रखिए अपने पास और चैप्टर वाइज निशान लगा लें कि कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के राजस्थान बोर्ड के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में सबसे पहले जो चैप्टर है वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत में जो हटाए गए टॉपिक हैं, मैं आपको हटाए गए टॉपिक की बात करूंगा, बाकी जो टॉपिक बच जाएंगे इसका मतलब वो हमें पढ़ने हैं। भौतिक जगत में भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार, भौतिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान, भौतिकी नियमों की प्रकृति, बलों के एकीकरण की ओर, यानी इसमें जो जनरल डिस्कशन है उसको हटाया गया है। केवल सामान्य जो परिचय है चैप्टर का और बलों के बारे में और प्रौद्योगिकी समाज में भौतिकी का क्या महत्व है फिजिक्स का, उसके बारे में वो हटाया गया। बाकी इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है सिलेबस के अंदर जो हमें पढ़ना है, और मेन वही टॉपिक है मुख्य इसमें, और वो है प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल 4 मूल बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि ये पढ़ना है, ये ध्यान रख लें केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, प्रकृति के 4 मूल बल। उसके अलावा आपको सब चीजें छोड़ देनी है इसमें। फिर आता चैप्टर संख्या 2 मात्रक एवं मापन है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा चैप्टर आपको एज इट इज कंप्लीट पढ़ना है। फिर आता चैप्टर संख्या 3 सरल रेखा में गति। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जो टॉपिक हटाए गए हैं वो देखो क्या है, पहले मैं बताता हूँ आपको। निर्देश तंत्र, दूरी व विस्थापन, चाल, वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, त्वरण, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। अब देखने में तो लग रहा होगा भाई बहुत ही ज्यादा टॉपिक हटा दिए हैं इसके अंदर से, लेकिन रियलिटी क्या है, इसमें से एक भी टॉपिक नहीं हटा है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार इसके अंदर कोई टॉपिक नहीं हटाया गया, क्योंकि देखो कारण क्या है। कारण ये है कि हटाए गए टॉपिक में लिखा हुआ है, दोबारा बताता हूँ मैं, दूरी व विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, इन सभी की परिभाषाएं हटा दी गई हैं। और ये ऐसी डेफिनेशन है जिनके बिना पढ़े हम आगे का पार्ट इस चैप्टर का पढ़ ही नहीं सकते। यानी इसके आगे का जो पार्ट है वो आएगा गति की समीकरणें, 2 विधियों से, ग्राफी विधि से, समाकलन विधि से। दोनों ही विधियों को पढ़ने के लिए हमें वेग के बारे में पता होना चाहिए, चाल के बारे में पता होना चाहिए, दूरी विस्थापन के बारे में पता होना चाहिए, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बातें भी नहीं है, एक लाइन की परिभाषाएं या फॉर्मूले हैं उनके बारे में, बाकी बेसिक कंसेप्ट हमें उनका पता होना चाहिए। दूसरी बात, फिर इसके अंदर एक दूसरी बात जो है वो है विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। यानी समय के साथ विस्थापन में कैसे परिवर्तन होता है, उसको ग्राफ पे कैसे बनाया जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो ये एक्चुअली है क्या, ये ग्राफ बनाने के तरीके सीखने की प्रक्रिया है एक, जो हम इन माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद में जितने भी टॉपिक्स आते हैं आगे 11th में भी आते हैं और 12th के, तो हर चैप्टर के हर टॉपिक के अंदर हमें ग्राफ बनाने हैं। तो वो अगर हमें पता हो कि कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू के सापेक्ष कैसे परिवर्तन हो रहा है, मान बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस प्रकार से कम हो रहा है, तो उसको ग्राफ पे कैसे अंकित किया जाता है, वो जो सीखने की प्रक्रिया है वो इसी चैप्टर से और इन्हीं बिंदुओं से शुरू होती है। इसलिए ये जो टॉपिक जो इसके अंदर दिए गए हैं कि हटा दिए गए हैं, ये एक्चुअल में आपको पढ़ने हैं, और इनको पढ़े बिना हम आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते। आगे की जो पढ़ाई है वो सही तरीके से समझ कर नहीं कर सकते। रट्टा लगाना एक अलग बात है, अगर हम समझना चाहें हर चीज़ को तो फिर बिना इनके आगे जो है वो नहीं समझ पाएंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसलिए मेरे अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको ये चैप्टर संख्या 3 पूरा ही पढ़ना है। तो आप ये मान के चलो इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, 2-4 परिभाषाएं लिखी है वो भी आप पढ़ लेना, बहुत काम आएंगे। फिर आता है नंबर चैप्टर संख्या 4 पे चलते हैं। उसमें समतल में गति है चैप्टर संख्या 4। इसमें जो टॉपिक हटाया गया वो है एक समान वृत्तीय गति। ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक के अंदर। इस एक टॉपिक को हटा दिया गया है, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज आपके सिलेबस में है। फिर आता है 5वां चैप्टर गति के नियम। गति के नियम के 2 भाग हैं, एक फर्स्ट हाफ है, एक सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ में देखो आएंगे गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उनसे संबंधित आवेग संवेग की परिभाषाएं, आवेग संवेग से संबंधित एक प्रमेय आएगी, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं, और उसके बाद आएगा इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये इसका पहला हाफ है।
तो पहला हाफ पार्ट ये पूरा हटा दिया गया है। इस चैप्टर में जरूर आधा भाग कम हुआ है, तो इसमें जरूर आप ध्यान रखें कि आपको गति के तीनों नियम हटा दिए गए हैं। उससे संबंधित बीच में 2-3 परिभाषाएं आती है, 1-2 रिलेशन आते हैं, उनको भी हटा दिया गया। आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ये भी उसके साथ हटा दिए गए। सॉरी, संवेग संरक्षण सिद्धांत। उसके बाद में जो पार्ट बचता है उसमें ये प्रतिक्रिया बल, वस्तु का भार, ये समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, ढालनुमा वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, उनकी सुरक्षित चाल के व्यंजक, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको इसके अंदर रखा गया है। तो आपको पहला हाफ जो पार्ट है वो इसमें छोड़ना है। फिर आते हैं चैप्टर संख्या 6 पर। चैप्टर संख्या 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें भी ध्यान रखें, सबसे पहले पेज से पहले टॉपिक से जो बात शुरू होगी वो आएगी बल, बल के द्वारा किया गया कार्य और परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। फिर गतिज ऊर्जा की धारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न रूप और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो ये भी शुरू का पहला पार्ट आएगा, इसका आधा पार्ट, ये इसको भी हटा दिया गया। तो ये टॉपिक आप ध्यान रखें कि अचर एवं परिवर्ती बल के द्वारा कार्य, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ये सारी बातें इसमें से हटा दी गई। इसके अलावा यानी ये भी आपको चैप्टर के पहले भाग में ही मिल जाएंगी सारी बातें, इसके बाद का जो पार्ट है वो पूरा रखा गया। फिर आता चैप्टर संख्या 7, वो है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें हटाया गया जो भाग है वो है लंबवत एवं समांतर अक्षों की प्रमेय एवं व्युत्पत्ति और अनुप्रयोग। ये आपको इस चैप्टर का अंतिम भाग मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक मिलेगा जड़त्व आघूर्ण। फिर उससे बात आएगी जड़त्व आघूर्ण से संबंधित प्रमेय। उसमें 2 प्रमेय, एक है जो मैंने नाम बताया लंबवत अक्षों की प्रमेय, दूसरी है समांतर अक्षों की प्रमेय। फिर है इसके अनुप्रयोग कि इसके उपयोग क्या क्या हैं, उसके द्वारा रिंग में, डिस्क में, चकती में, बेलन में, गोले में, उनमें जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इस पार्ट को हटा दिया गया है। चैप्टर संख्या 7 का अंतिम पार्ट आपको मिलेगा, ये यानी लास्ट के भाग में ये टॉपिक आपको मिलेंगे। मेनली 2 ही टॉपिक हैं, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय। फिर आता चैप्टर संख्या 8। चैप्टर संख्या 8 है गुरुत्वाकर्षण। अब इसमें भी सेम वही बात आती है जो चैप्टर संख्या 3 में मैंने बताई थी। इसमें जो हटाए गए टॉपिक हैं वो बताता हूँ पहले मैं। ग्रहों की गति के केपलर के नियम, फिर है गुरुत्वाकर्षण का नियम, फिर है गुरुत्वीय नियतांक, फिर है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ये भी इसके स्टार्टिंग के टॉपिक आएंगे। सबसे पहला टॉपिक आएगा केपलर के नियम, ये आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, वैसे 9th में भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये 11th के इस फर्स्ट चैप्टर में भी आ जाता है ये कि 2 कणों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F = G(m1m2)/r² होता है। इसी पर बेसिस है फिर आगे गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी हटाया गया, G का मान Gm/r² होता है, ये इसको भी हटाया गया है। लेकिन रियल में इसको हमें पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो आएगा गुरुत्वीय त्वरण में ऊंचाई के साथ परिवर्तन, फिर आएगा गुरुत्वीय त्वरण में गहराई के साथ परिवर्तन, कि जमीन के अंदर जाएंगे तो जी के मान में क्या चेंज होगा, ऊपर जाएंगे ऊंचाई पे तो क्या चेंज होगा। दोनों स्थितियों में घटता है ये मान, इसका सत्यापन है आपके सिलेबस में। तो वो पढ़ने के लिए हम तुलना किससे करेंगे, तुलना करेंगे जो एट ग्राउंड है, जमीन पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है धरातल पर, उससे तुलना करेंगे। तो इसका मतलब वो हमें पता होगा तभी तो तुलना करेंगे। तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। केवल एक टॉपिक आप इसमें छोड़ सकते हैं, ग्रहों की गति के केपलर के नियम। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रहों की गति के केपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ये टॉपिक हटाए गए हैं। लेकिन मेरे अनुसार आपको केवल अगर आप छोड़ें तो इसमें एक टॉपिक आपको छोड़ना चाहिए, केपलर के नियम, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी पढ़ना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी वो सभी की अपनी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट लेते हैं चैप्टर संख्या 9, वो है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण, इसमें जो हटाया गया भाग है वो है ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार, आयतन एवं अपरूपण गुणांक, पायसानुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा। ये 3-4 टॉपिक है छोटे छोटे जिनको हटाया गया है। फिर आता है चैप्टर संख्या 10, तरलों के यांत्रिक गुण, तरल पदार्थों में। इसमें सबसे पहली परिभाषा आती है तरल दाब किसे कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है तरल स्तंभ के कारण दाब, केवल वही हटाया गया बस। यानी आपको पहले या दूसरे पेज में ये टॉपिक मिलेगा एनसीईआरटी में, वो हटाया गया तरल स्तंभ के कारण दाब, इसको हटाया गया। बाकी पूरा चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
फिर आता चैप्टर संख्या 11 द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य के तापीय गुण, इसमें से जो हटाए गए टॉपिक है वो है ताप तथा उष्मा। सबसे पहली परिभाषा आती है ताप तथा उष्मा, ताप का मापन, उष्मा का स्थानांतरण, इसकी 3 विधियां चालन, संवहन और विकिरण, इनको हटा दिया गया है। फिर है ग्रीन हाउस और कृष्णिका विकिरण, इन टॉपिक्स को इसमें से हटाया गया है, बाकी आपको पढ़ना है। ये भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, शुरू से ही है। ताप और उष्मा किसे कहते हैं, ताप का मापन कितने प्रकार से किया जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और उष्मा का स्थानांतरण किन किन विधियों से होता है, 3 विधियां हैं, उनको हटा दिया गया है। फिर है ग्रीन हाउस प्रभाव और कृष्णिका विकिरण। नेक्स्ट बात आती है चैप्टर संख्या 12 उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। सबसे बड़ा पार्ट है ये, सेकंड बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें देखो हटाया गया भाग है वो है 2 टॉपिक है छोटे छोटे, उष्मा इंजन और उष्मा पंप। उष्मा पंप को प्रशीतक भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, इनको हटाया गया। और ये आपको इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पेज पे आपको अंतिम टॉपिक जो है वो यही मिलेंगे, छोटे छोटे 2 टॉपिक है आधे आधे पेज के, केवल इनको हटाया गया, बाकी पूरे चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। फिर आता चैप्टर संख्या 13 और 14, इनमें से कुछ भी नहीं हटाया गया, ये एज इट इज है, यानी 13 और 14 आपको पूरा पढ़ना है। फिर आता चैप्टर संख्या 15 है तरंगे। तरंगों में अप्रगामी तरंगे, प्रसामान्य विधाएं और डॉपलर प्रभाव, 3 बातों को हटाया गया। कौन सी बातें, अप्रगामी तरंगे, प्रसामान्य विधाएं और डॉपलर प्रभाव, इनको हटा दिया गया है। बाकी सारे टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में भी एज इट इज है। तो ये इसकी हमने सामान्य चर्चा कर ली, इसके अनुसार आप ध्यान रख लें कि आपको कौन से टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ने हैं। 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हटाया गया है लेकिन वास्तव में उनको पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें। तो एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो जो नया सिलेबस है उसके आधार पर आएंगे, तो आपको तैयारी भी उसके आधार पर करनी चाहिए। और एक बात और, ये जो सिलेबस है वो मैं भी इसको ऑनलाइन क्लासेस जो है वो डे वाइज चल रही हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाल, उसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी क्लासेस डलेंगी। लगभग डेली 1-2 दिन में क्लासेस डलती रहती हैं। उसमें कक्षा 12 का सिलेबस जो है वहाँ पर 105 क्लासेस हो चुकी हैं और 9 चैप्टर उसके पूरे होने वाले हैं। 9 चैप्टर यानी 50% सिलेबस क्रॉस कर चुके हैं, हम 60% के नज़दीक हैं। वैसे ही 11वीं कक्षा का भी चैप्टर संख्या 1 पूरा हो चुका है, चैप्टर संख्या 2 पूरा हो चुका है और चैप्टर संख्या 3 चल रहा है, चैप्टर संख्या 3, और 18 क्लासेस कक्षा 11 की भी हो चुकी है। तो आप इनसे रेगुलर पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा मेरा जो फेसबुक पेज है फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाल, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी जब भी क्लासेस डाली जाती है उस पर लिंक जरूर डाला जाता है, तो उससे भी आप देखकर पता चल जाएगा क्लासेस डल चुकी हैं, तो भी आप देख सकते हैं। कक्षा 11 और 12 दोनों की कक्षाओं की फिजिक्स की पढ़ाई से संबंधित बातें या इनसे संबंधित कोई भी परिवर्तन हो तो उनसे संबंधित जो भी वीडियोस होंगी वो अपलोड कर दी जाएगी। उसके लिए जुड़े रहने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पर और फेसबुक पेज पर।